नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उमेश पब्लिक चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आम लोगों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है, नियमावली है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956। दोस्तों, इस अधिनियम में पहले जो शब्द है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। बिहार अर्थात यह अधिनियम 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण बिहार राज्य में लागू किया गया। कहने का मतलब है कि यह जो अधिनियम है सिर्फ बिहार राज्य के लिए है। इसी प्रकार अन्य राज्यों के लिए भी सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिनियम नियमावली बना हुआ है। दूसरा है सार्वजनिक भूमि पब्लिक लैंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग आम लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे रास्ता की भूमि हो गई, कब्रिस्तान की भूमि हो गई, शमशान की भूमि हो गई, चारागाह हो गया, सरकारी तालाब हो गया, या सरकारी सिंचाई के साधन का जो भूमि है आदि इसके अंतर्गत आएगा। किंतु इस अधिनियम की धारा 2(3) में सार्वजनिक भूमि को परिभाषित किया गया है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत क्या है, आप देखिए, भारत सरकार की भूमि जो है वो सार्वजनिक भूमि के अंतर्गत आएगा। अब भारत सरकार की भूमि का क्या मतलब है? जैसे केसरे हिंद की भूमि हो गई, यह भारत सरकार की जो भी विभाग है उसकी जो भी भूमि होगी वो भारत सरकार की भूमि के अंतर्गत आएगी। दूसरा, बिहार सरकार की भूमि, जैसे गैर मजुरवा आम हो गया, गैर मजुरवा खास हो गया, केसरे हिंद की भूमि हो गई, या अन्य डिपार्टमेंट की जो भी भूमि है वो सब बिहार सरकार की भूमि के अंतर्गत आएगा। यहां एक कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। केसरे हिंद की भूमि आप बिहार सरकार की हो सकती है या भारत सरकार की भी हो सकती है। यह कंफ्यूजन लोगों में है कि केसरे हिंद भूमि का मतलब सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया की भूमि, ऐसा नहीं है। केसरे हिंद की भूमि के बारे में परिभाषित किया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद केसरे हिंद की भूमि पर जिसका दखल कब्जा था, अगर राज्य सरकार का था तो वो राज्य सरकार का होगा, और केंद्र सरकार का था तो वो केंद्र सरकार का है। इसके संदर्भ में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, विस्तृत वीडियो इसके बारे में हम बना देंगे। उसके बाद है किसी स्थानीय निकाय, एनी लोकल अथॉरिटी, जैसे जिला परिषद की कोई भूमि हो गई या नगर निकाय की कोई भूमि हो गई। नगर निकाय का मतलब हो गया नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत की भूमि है, तो यह भी सार्वजनिक भूमि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है लोक उपक्रम की भूमि, पब्लिक अंडरटेकिंग की भूमि। लोक उपक्रम का मतलब है ऐसा इंडस्ट्री जिसमें सरकार का शेयर कम से कम 50% से ऊपर हो। अब उसके बाद है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की भूमि। उसके बाद विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की भूमि, रेलवे कंपनी की भूमि। तो यह सार्वजनिक भूमि का परिभाषा धारा 2(3) में दिया गया है। अब कोई डिस्प्यूट अगर होता है कि यह सार्वजनिक भूमि है या नहीं, तो इसी धारा के तहत यह देखा जाएगा कि वो सार्वजनिक भूमि के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर सार्वजनिक भूमि के अंतर्गत नहीं आएगा तो फिर इस अधिनियम के तहत अतिक्रमणवाद प्रारंभ नहीं होगा। इस कारण कोई भी अगर रैयती भूमि है, प्राइवेट लैंड है, तो इस अधिनियम के तहत
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तीसरा है अतिक्रमण। अतिक्रमण को भी इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है धारा 2(1)(a) के तहत, ABC में। यहां पर हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार का है, एक अस्थायी अतिक्रमण, एक है अस्थायी अतिक्रमण। अस्थायी अतिक्रमण के अंतर्गत आ गया भवन का निर्माण या कोई अन्य संरचना का निर्माण, जैसे आप कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक संरचना बना दिए हैं पब्लिक लैंड पर, तो वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा। या आपने मकान तो बनाया है, किंतु क्या क्या है, आप जो बालकोनी है, ये जो छज्जा है, उसको सार्वजनिक भूमि अगर रोड पर निकाल दिए हैं तो वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत आ गया और उसको भी तोड़ा जा सकता है, अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अब अस्थायी अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण है कि कोई भवन सामग्री आप सार्वजनिक भूमि पर रख दिए हैं, ईंट रख दिए हैं, गिट्टी रख दिए हैं, बालू रख दिए हैं, या विक्रय हेतु वस्तुएं रख दी, आप रोड पर जो है सामान रख के उसको बेच रहे हैं, या आपने टेंट पंडाल लगा दिया है, गुमटी रख दिया है, या जानवर रखने के उपयोग के रूप में आप सार्वजनिक भूमि का यूज कर रहे हैं, तो यह भी आपका अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, कोई भी पब्लिक लैंड में अगर आप खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, तो वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत। जैसे आप नदी में, सार्वजनिक भूमि है, आप उस पर मिट्टी खोदने लगे जेसीबी से लगाकर, तो वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा, वो भी इस एक्ट के तहत आच्छादित होगा। अब आइए इस एक्ट के अंतर्गत जानते हैं कि अतिक्रमण हटाने की शक्ति किसको प्रदत्त है। ये 1 नवंबर 1956 को जब लागू किया गया था, तो सिर्फ जो है शक्ति जो था वो जिला के समर्था को था, अर्थात इसमें कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को यह शक्ति प्रदत्त की गई। और इसी अधिनियम में यह उल्लेखित किया गया कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन के तहत समर्था की शक्ति इस अधिनियम के तहत किसी को प्राधिकृत कर सकती है। इसके तहत राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को अगस्त 1957 में इस एक्ट के तहत समर्था की शक्ति प्रदत्त की। उसके बाद जुलाई 1959 में डीसीएलआर को दिया गया भूमि सुधार उपसमर्था को, और सीओ को जून 1974 में अंचलाधिकारी को शक्ति प्रदत्त की गई इस एक्ट के तहत। और एसडीओ, डीसीएलआर, सीओ ये समर्था बोला गया और इसको कहा गया कलेक्टर अंडर द एक्ट, अर्थात इस एक्ट के तहत क्या है, कलेक्टर है, समर्था है वो। अब आइए जानते हैं कि इस अधिनियम के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कैसे प्रारंभ की जाती है। तो हम कुछ सेक्शन का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसकी हम चर्चा यहां करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 3, कार्रवाइयों का प्रारंभ, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी, तो सबसे पहले धारा 3 के तहत आपका कार्रवाइयों का प्रारंभ होता है। अब कैसे कार्रवाई होगा, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया कि अमुक सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अब यह आवेदन आप जिला के समर्था को भी दे सकते हैं, एसडीओ को दे सकते हैं, डीसीएलआर को दे सकते हैं, किंतु जो भी अतिक्रमण बाद प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, वो अंडर द एक्ट जो अंचलाधिकारी है इनके यहां प्रारंभ होता है। तो जो भी आवेदन कहीं भी देते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग सीओ के पास भेजते हैं और सीओ जो है वही अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। किंतु एक्ट में जो है ये पावर दिया है, चारों में कोई कर सकते हैं, कलेक्टर भी कर सकते हैं जिला का, एसडीओ कर सकते हैं, डीसीएलआर कर सकते हैं, सीओ कर सकते हैं। अब सीओ को जैसे आवेदन प्राप्त होगा किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से, या राजस्व कर्मचारी का ही प्रतिवेदन आ गया अतिक्रमण के संबंध में, या किसी अन्य स्रोत से, मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश आया
कोई रीट किया वहां पर अतिक्रमण का, वो सीओ को डायरेक्शन देते हैं कि आप अतिक्रमणवाद प्रारंभ कीजिए। या हमारे जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण है, आप वहां आवेदन देते हैं तो वो अतिक्रमण का अगर पाते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण है तो सीओ को रेफर करते हैं कि आप इसमें विधिवत जो है अतिक्रमणवाद प्रारंभ कीजिए। या जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ भी आवेदन देते हैं, अगर वो पाते हैं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हुआ है तो सीओ को भेजते हैं कि अतिक्रमण का वाद प्रारंभ करें। अब सीओ को जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगा, आवेदन प्राप्त होगा, तो सीओ क्या करेंगे, सबसे पहले एक अभिलेख खोलेंगे, अभिलेख रिकॉर्ड खोलेंगे, ऑर्डर शीट एक जनरेट होगा। अब इस ऑर्डर शीट में शुरू में देखिए यहां पर डेट होता है, डेट में जो भी है डिटेल लिखेंगे कि फलान व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, या जहां से भी आवेदन प्राप्त हुआ है स्रोत उनको प्राप्त हुआ है अतिक्रमण के संबंध में, तो इसको लिखते हुए और इसमें लिखेंगे कि राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त करें। अगर राजस्व कर्मचारी से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है तो राजस्व कर्मचारी क्या करेंगे कि जो भी उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसको देखेंगे कि जिस भूमि पर अतिक्रमण है अगर वो सार्वजनिक भूमि है तो अंचलाधिकारी को एक रिपोर्ट समर्पित करेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर क्या करेंगे, दूसरा काम कि फिर अंचलाधिकारी उसको अमीन को देंगे कि किस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसको थोड़ा सा यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सार्वजनिक भूमि है, मान लीजिए खेसरा संख्या 250 है, प्लॉट नंबर 250 है, इस भूमि पर अतिक्रमण का आवेदन प्राप्त होता है। अब यहां पर जो है मान लीजिए कि 4 व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया, ए बी सी डी। तो अब जो है अमीन इस प्लॉट पर जाएंगे 250 पर, इसका मेजरमेंट करेंगे कि ए के द्वारा प्लॉट नंबर 250 पर कितना क्षेत्रफल पर अतिक्रमण किया गया है, फिर बी कितना पर किया है, सी कितना पर किया है, डी कितना पर किया है, और फिर जो है इसमें यह भी लिखेंगे कि अतिक्रमण किस टाइप से, पक्का का मकान बनाया गया है या कच्चा मकान है, तो उसको भी मेंशन करें। यह हमें अस्थायी अतिक्रमण के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो यह रिपोर्ट क्या होगा, अमीन जो है वो अंचलाधिकारी को देंगे। अब अंचलाधिकारी रिपोर्ट आने के बाद इसी ऑर्डर शीट में सारा मेंशन करते हुए जो जो अतिक्रमणकारी है ए बी सी डी इसको इसमें लिखते हुए फिर अब इस चारों को ए बी सी डी को प्रपत्र 1 में नोटिस निर्गत करेंगे। इसमें कहा गया है कि तमिला के तिथि से 2 सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए। जो टाइम दिया है नोटिस का कम से कम 2 सप्ताह होना चाहिए। अब जब नोटिस का तमिला करा दिया जाएगा तो उस नोटिस में क्या रहता है, उस नोटिस में रहता है प्रपत्र 1। यह प्रपत्र जो है इसके नियमावली, अधिनियम के नियमावली में दिया गया है। इसमें यह रहता है कि आप इतना तारीख को इतना बजे मेरे कोर्ट में उपस्थित हों, अर्थात सीओ के कोर्ट में उपस्थित हों, और आप क्या करेंगे, कारण परीक्षा दाखिल करें। किस चीज का कारण परीक्षा, कि आपने जो 250 नंबर पर अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण को क्यों नहीं हटा दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, जिनको जिनको अतिक्रमणकारी को नोटिस प्राप्त होता है वो निर्धारित तिथि और समय पर अंचलाधिकारी के कोर्ट में उपस्थित होंगे और कारण परीक्षा दाखिल करेंगे, सौकोज दाखिल करेंगे रिटेन में। आप अतिक्रमणकारी खुद अपेयर हो सकते हैं, नहीं तो अधिवक्ता को भी यहां पर भेज सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है कि कारण लिखना है कि 250 के प्लॉट पर आपने जो यहां मकान बनाया, क्यों बनाया, आप बताइए, सार्वजनिक भूमि पर आपने क्यों अतिक्रमण किया है। तो आपको जो भी करना है कि सर हमने तो अतिक्रमण किया नहीं है, यह तो मेरी अपनी भूमि है, हमको बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ है, यह है सरकारी भूमि सर, किंतु हम 30 साल से ऊपर रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, हमको जो है एडवर्स पोजीशन के तहत ये जमीन प्राप्त हो गया है, या किसी कोर्ट का आपको डिग्री अगर प्राप्त हुआ है, तो जो भी आपको करना है आपको झूठ ही करना है, इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं। आपको जो करना है आपको कारण परीक्षा में सीओ के यहां उपस्थित होकर आपको दायर कर देना है। किंतु नोटिस के तमिला के बाद भी आप अगर उपस्थित नहीं होते हैं
तो क्या होगा, एक पक्षीय सुनवाई होगा। तब सेक्शन 4 में क्या होता है कि आपको बचाव में, डिफेंस में जो भी आपको कारण पीछा करना है सेक्शन 4 के तहत आप दायर करेंगे। अब 5 में क्या होगा, सुनवाई होगी। आपने जो कारण परीक्षा दिया उसके आधार पर सुनवाई होगी। इसमें जो है, इस अतिक्रमणवाद में एक पक्ष क्या होता है, सरकार, जिसको वादी कहते हैं, दूसरा पक्ष हो गया अतिक्रमणकारी, जैसे यहां पर AN हम कह सकते हैं। अब इसकी सुनवाई करेंगे। सुनवाई करने के बाद को सीओ को लगता है कि सही में ये सार्वजनिक भूमि है और आपने जो तर्क दिया है वो साक्ष्य विहीन है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है, तो फिर अंचलाधिकारी धारा 6 के तहत अंतिम ऑर्डर पारित करेंगे और ये डिक्लेयर करेंगे कि इस जमीन पर अर्थात प्लॉट नंबर 250 पर अमुक व्यक्ति अर्थात ABCD के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इतने रकबा पर किया गया है। और फिर आपको क्या करेंगे, प्रपत्र 2 में एक नोटिस देंगे कि अमुक तारीख तक अतिक्रमण को खाली करें, और अगर आप इस तारीख तक खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, और अतिक्रमण को हटाने में जो भी खर्चा होगा आपसे वसूली की जाएगी। मान लीजिए कि आपको 30 नवंबर 2024 को आया कि इतना तिथि तक अतिक्रमण खाली कीजिए। आपने अतिक्रमण खाली नहीं किया तो आपने समर्ता का जो आदेश हुआ अर्थात सीओ का जो आदेश हुआ उसका अनुपालन नहीं किया, तो फिर सीओ क्या करेंगे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के द्वारा उस अतिक्रमण को हटाएंगे। और प्रपत्र 2 में जो नोटिस होगा स्पष्ट रूप से एक्ट में उल्लेखित है कि 15 दिन से ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा इसमें। अब यह तो हमने अस्थायी अतिक्रमण की चर्चा की। अब जो अस्थायी अतिक्रमण है, तो इस अस्थायी अतिक्रमण में नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि टेम्पोररी नेचर का है, अस्थायी है, सिर्फ आपको सूचना देना है, माइकिंग कर देना है कि आप हटा दीजिए, और आप नहीं हटाते हैं तो सीओ जो है हटाने की कार्रवाई बलपूर्वक कर सकते हैं। इसमें कोई नोटिस की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए धारा 6 के बाद हम डिस्कस करते हैं कि सीओ के द्वारा अतिक्रमण का आदेश पारित कर दिया गया फाइनल, आपने अतिक्रमण हटाया नहीं, पुलिस बल के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया, और इस अतिक्रमण को हटाने में सीओ के द्वारा जो खर्च किया गया, जेसीबी का खर्च हुआ, लेबर का खर्च हुआ या अन्य जो भी खर्च हुआ, उस खर्च की वसूली जो है वो आपसे की जाएगी अर्थात अतिक्रमणकारी से की जाएगी। और इसके लिए धारा 7 में पावर दिया गया है कि अतिक्रमण हटाने पर हुए खर्च की वसूली करने की समर्था की शक्ति, और ये वसूली जो है वो नीलाम पत्रवाद अर्थात सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा। किसके यहां, नीलाम पत्रवाद पदाधिकारी के यहां। जैसे एसडीओ को होता है एक्ट में नीलाम पत्र पदाधिकारी होते हैं, या जो भी कमिश्नर सर के द्वारा जो अधिकृत किया जाता है इस एक्ट के तहत सुनवाई के लिए, उनके यहां केस फाइल होता है। और बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत सुनवाई होगी और फिर आपसे उस राशि की वसूली की जाएगी। आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है इस एक्ट के तहत। अब आइए कि धारा 6 के तहत सीओ ने आदेश पारित कर दिया, तो फिर क्या उपाय है, कोई उपाय है? तो इसमें फिर जो है इस एक्ट में अपील का प्रावधान है। आप अपील जो है वो धारा 11 के तहत आप कर सकते हैं। कहां करेंगे? तो जो भी जिला के समर्था से भिन्न किसी पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया, अगर मान लीजिए एसडीओ डिसलार या सीओ के द्वारा किन्हीं के द्वारा सुना गया आदेश पारित किया है, तो इनके द्वारा जो आदेश पारित होगा वो जिला के समर्था कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में अपील होगा, या राज्य सरकार द्वारा
जिनको प्राधिकृत किया है, जिनको अधिकृत किया गया है, तो अपर समर्था को अगस्त 1957 में इस एक्ट के अनुसार अपील सुनने का पावर दिया गया है। तो आप अपील जिला के समर्था को कर सकते हैं या अपर समर्था के यहां कर सकते हैं। जिला के समर्था के पास करते हैं तो समर्था जो हो सकता है कि अपर समर्था को फिर ट्रांसफर कर दे सुनने के लिए। अगर यहां प्रावधान का हम चर्चा कर देते हैं किंतु ये प्रैक्टिस में नहीं है। अगर अतिक्रमण व जिला के समर्था ही कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुनवाई करते हैं, वही सुन रहे हैं, अगर उनके द्वारा फाइनल आदेश सेक्शन 6 के तहत होगा तो फिर अपील जो है वो प्रमंडलीय आयुक्त सर के पास होता है। और इस अपील दायर करने का जो समय अवधि है, जो धारा 6 के अंदर आदेश पारित हुआ है, उस आदेश पारित करने के 30 दिन के अंदर। किंतु अगर 30 दिन के अंदर आप अपील दायर नहीं करते हैं और उसके बाद करते हैं तो जो भी अपीलीय कोर्ट है, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि नहीं अपील दायर करने में इस कारण से विलंब हुआ, तो फिर आपका अपील को एडमिट करते हुए अपील की सुनवाई शुरू कर सकते हैं। अब अंचलाधिकारी या समर्था अंडर द एक्ट जो भी है, जो भी अतिक्रमण वाद की सुनवाई करेंगे, धारा 8 के तहत ये जो है कार्रवाइयों का संक्षिप्त निपटारा होगा। समरी डिस्पोजल की बात की गई, अर्थात कोर्ट जिस तरह से सुनते हैं उस तरह से नहीं, समरी यहां पर डिस्पोजल होगा। मान लीजिए कि आपने सौकोज में दाखिल किया कि नहीं हमको ये तो भाई इस दरभंगा महाराज से बंदोबस्त हुआ है या किसी जमींदार से बंदोबस्त हुआ है, हमने बंदोबस्ती लिया है, पट्टा पर हमने लिया था। अब ये कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टाइटिल हो गया, तो सीओ अगर चाहता है आपके कारण परीक्षा से संतुष्ट हो सकता है कि इसमें टाइटिल डिस्प्यूट है, तो फिर प्रोसीडिंग को क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉप करेंगे। फिर जो है ये टाइटिल का डिस्प्यूट है तो ये मैटर फिर सिविल कोर्ट में जाएगा। सीओ को धारा 10 के अंतर्गत गवाह आदि को बुलाने का अधिकार है, उसको सम्मन करने का अधिकार है। तो सेक्शन 13 में पुनर्विलोकन की चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि जिस पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है, अगर आदेश पारित करने में कोई त्रुटि हो गया है तो फिर वह पदाधिकारी या उसके बाद जो भी उसके पद पर उत्तराधिकार आए हैं, जैसे पहले सीओ थे, आदेश पारित किया, वो ट्रांसफर होके चले गए, तो बाद के जो सीओ आए हैं तो वो भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं। उनको ये शक्ति सेक्शन 13 में दिया गया है। तो ये आपका जो है अतिक्रमण अधिनियम का हमने रूपरेखा आपको बताया, किंतु एक बिंदु और इंपॉर्टेंट है। आपने अतिक्रमण नहीं हटाया, सीओ के आदेश को आपने नहीं माना, तो धारा 6(2) में दंड का प्रावधान है। सीओ जो है आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और फिर ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, क्रिमिनल केस हो गया, एफआईआर दर्ज हुआ, क्रिमिनल हुआ, तो फिर वहां आपका कोर्ट में सुनवाई होगा, क्रिमिनल कोर्ट में, और अतिक्रमण आपने किया और पाया गया कि आपने सीओ के आदेश का उल्लंघन किया है, तो फिर जो है इसमें सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है कि 1 साल से अधिक नहीं, मतलब 1 साल तक आपको सजा हो सकता है, या 20,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। धारा 6(2) में 30 अगस्त 2012 को संशोधित करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया, और यह एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो फिर पुलिस जो है बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकते, अर्थात अतिक्रमणकारी को गिरफ्तार कर सकती पुलिस, क्योंकि इसको संज्ञेय अपराध के तहत माना गया है। और संज्ञेय अपराध क्या होता है कि बिना वारंट का पुलिस जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों, ये अतिक्रमण के संबंध में हमने बताया है। ये एक्ट है, देखिए इतना पेजेज का है, बहुत है,
किंतु फिर भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसका हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। और फिर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि उस पर हम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।